हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया ही होगे। और बात करें अपने टॉपिक की, मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल परम्यूटेशन एंड कोएफिशिएंट्स एंड प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को कवर कर दूंगा मैं अभी। तो अभी जो बात करने चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, चलते हैं। तो आज किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की है रिलेटेड के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम दिखाते हैं ना, वो z इक्वल टू a प्लस आई बी से दिखाते हैं। ध्यान देना, ये जो होता है a, ये होता है इसका रियल पार्ट ऑफ z। बात समझ में आई क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। a जो होता है ये इसका रियल पार्ट होता है, और ये जो b होता है, ये वाला पार्ट है, ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आई? इसको हम रियल ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, इसको हम इमेजिनरी ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर होगी बात? ध्यान देना, कब ये इसको तीन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जेड को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तीन फॉर्म में। कौन कौन सा देख लेते हैं ऐसे। पहला, या तो ये प्योरली रियल हो, या तो ये प्योरली इमेजिनरी हो, या ये इमेजिनरी हो। तीन फॉर्म्स के बन सकते हैं। प्योरली रियल का जब b इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो ये बचेगा, मतलब प्योरली z इज इक्वल टू a बचेगा, मतलब यहाँ से z इज इक्वल टू a मिलेगा, रियल पार्ट में मिल गया, प्योरली रियल हो जाएगा। इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी का प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओ सॉरी, a इज इक्वल टू 0 प्योरली, वो तो उसके कंडीशन इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का होगा जब a इज इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब यही पार्ट मुझे मिलेगा, तो जो भी मिलेगा i भी मिलेगा, तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, z इक्वल टू i। बात समझ में आई क्या? इमेजिनरी कब होगा? जब b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर 1 प्लस i 2i भी है तो ये इमेजिनरी होगा, मतलब कुछ भी हो गया, मतलब ये अगर z इज इक्वल टू a प्लस i b है, इस फॉर्म में भी है, तब भी हमारा क्या है? इमेजिनरी है। तो तीन फॉर्म मिलते हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के। क्लियर? ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन। क्लियर? इसके वेरियस फॉर्म देखते हैं, कैसे इनको डिनोट किया जाता है, क्या किया जाता है। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ध्यान देना, i की वैल्यू मैंने बताया ही नहीं। इस i की वैल्यू जो होती है वो रूट माइनस 1 होती है, वो रूट माइनस 1 होती है। यहीं से हम i स्क्वायर की वैल्यू जब निकालते हैं तो वो मिलती है माइनस 1। यहीं से निकालते हैं i क्यूब की वैल्यू, तो i स्क्वायर डॉट i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 इंटू i, ये हो जाएगा माइनस i। ठीक है? i क्यूब की वैल्यू क्या मिलती है हमें? माइनस i मिलती है। यही i4, जब i टू पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 मिलती है। ध्यान देना, i स्क्वायर i क्यूब i4 की वैल्यू जो है i टू पावर 4 की वैल्यू, ये हमें काम आती है। ठीक है? मैं बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट क्या होता है? मैंने कहा z इक्वल टू a प्लस आई बी है। जेड उसको कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड बार से डिनोट करते हैं, और वो जो a प्लस आई बी है ये a माइनस आई बी हो जाता है। ठीक है? जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें आता है जेड बार का होता है a प्लस आई बी, a माइनस आई बी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? ऐसे a प्लस आई बी, मतलब यहाँ से इसको एक बार इससे किया, इसका आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस 1 यहाँ से हुआ तो प्लस हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गई ना बात इतनी? ये मैंने कॉन्जुगेट की बात की। ये जेड प्लस जेड बार की बात करेंगे तो वो अपना ये छोटी मोटी बातें हैं, प्रॉपर्टीज जो है मैं पिक्चर डाल दे रहा हूँ। ठीक है? ये पिक्चर देख लेना, देख लिया पिक्चर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसको देख लेना, स्टॉप करके देख लेना वीडियो। ऐसे पिक्चर डालूंगा मैं, जो मतलब जो फॉर्मूलेज होंगे इसको डाल दूंगा, जो बताने लायक नहीं है। ठीक है? अब वेरियस फॉर्म देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? फिर उसके बाद जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं, जो आता है क्वेश्चन। उसके बाद क्लियर मामला। क्लियर है ना? देखते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। पहला फॉर्म है जो वो है कार्टेशियन फॉर्म, जिसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई। बात समझ में आई क्या? इसको रिप्रेजेंट करना है हमें कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x और y हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ठीक है ना। मैंने कहा ये हमारे पास हमें x और y, देखो x प्लस आई वाई दिया है, मतलब x और y क्या है, इसके कोई पॉइंट है जिसपे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये कोई हमारी, अगर मैं कहूँ कि ये, मैं बोलूँ ये डिस्टेंस है, तो ये p जो है ये x और y, इस x प्लस आई, यही x माइनस आई होता, तो ये माइनस y होता, तो अलग अलग प्लेन है। ये एक्स वाई प्लेन के पॉजिटिव प्लेन में, क्लियर हो गई इतनी बात, एक्स वाई। और ये ओरिजिन से जो है, मैं अगर इसके मॉड्यूलस की बात करूं तो जेड मॉड इक्वल टू हमें मिलता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैं अगर यहाँ थीटा की बात कर लूं, इसी थीटा मतलब पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से इस लाइन की, जो ये लाइन है ओरिजिन से जा रही है, जिस पॉइंट से होकर आया है, जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, वो इसको किसी प्लेन में ऐसे दर्शाएगा, x की वैल्यू वहां और y, ठीक है, x की उस प्लेन में, y की वो x के एक्सिस के कोऑर्डिनेट में, y की एक्सिस पे। क्लियर हो गई बात। अब मैं बात होती है कि इसकी ये z मॉड z जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मैं बात करूँ अगर OP के डिस्टेंस की, तो ये 0 0 होता है, तो OP की डिस्टेंस भी हमें आएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो OP है, OP जो डिस्टेंस है वो मॉड z के बराबर है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल है, OP। बात समझ में आई। अब मैं बात करूं इस थीटा की, इस थीटा की बात करूं तो ये एंगल हमारा y है और ये हमारा x है। मैं अगर tan थीटा की बात करूं, tan थीटा इक्वल टू हमें मिलता है क्या, y अपॉन x, और थीटा की बात करूं तो हमें मिल जाता है tan x। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई क्या, जितना मैं समझा रहा हूं। और इसी थीटा को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसी थीटा को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। कभी कभी इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं। बात समझ में, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। इसी थीटा को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। तो ये कौन सा फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म में था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे था, ठीक है। दूसरे फॉर्म की बात करें तो दूसरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसे हम ऐसे दिखाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। प्रूव यहाँ पे करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। r cos थीटा i sin थीटा इधर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या दिखाते हैं, z इक्वल टू, इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा इनटू r क्या है, वही डिस्टेंस है। बात समझ में, r की वैल्यू क्या है, मॉड z की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z, मैंने बताया आर्गुमेंट ऑफ z। बात समझ में आई क्या, इतनी बात क्लियर हुई। ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन। मैं बात करूं अगर यहीं पे z बार की तो ये आ जाता है r इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन। कॉन्जुगेट की बात करूं, इतनी बात क्लियर हो गई। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन। यहीं पे मैं यूलर्स आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ। यूलर्स आइडेंटिटी क्या होती है, तो यूलर्स आइडेंटिटी को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को दिखाती है। जैसे मैं बात करूंगा कॉस थीटा की वैल्यू आती है e टू पावर आई एक्स प्लस e टू पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, ठीक है। और साइन थीटा की बात करूं तो ये आती है e टू पावर आई एक्स माइनस e टू पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। बात समझ में, तो ये यहीं से वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू हम वहीं से दिखा देते हैं। क्लियर हो गई ना बात इतनी। ये है यूलर्स आइडेंटिटी।
क्लियर? ये था कौन सा फॉर्म? पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। क्लियर? अब यहीं पे बात करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ये मैं चाहिए था हमारा पोलर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं? मैंने कहा आर की वैल्यू इसकी मॉडुलस जेड के बराबर है। आर और थीटा लेते हैं, आर और थीटा को हम लेके चलते हैं, तो वहाँ जेड की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है आर ई टू पावर आई, जहाँ आर क्या है हमारा मॉडुलस जेड के बराबर, वही डिस्टेंस है, ठीक है, और थीटा क्या है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, क्या आर्गुमेंट ऑफ। क्लियर हो गई ना बात इतनी? आर इंटू ई टू पावर आई होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अब मैं बात करूँगा अलग अलग इसके जो है प्रॉपर्टीज की, अलग अलग इसके कंजुगेट के प्रॉपर्टीज की, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज की, वो मैं भी आपको पिक्चर यहीं से डाल रहा हूँ। वीडियोस को पॉज करो, पिक्चर को देखो और वो प्रॉपर्टीज देखो। क्लियर? पिक्चर में डाल दो। क्लियर? आपने देख लिया। थोड़ा डी मॉरियस थ्योरम भी देख लेना, वहीं पे मैंने डाल दिया है, तो उसमें कुछ है नहीं। क्लियर हो गई ना बात इतनी? अब मैं चलता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। हमारे पास टाइम बहुत है, क्लियर ना? आगे चलते हैं, जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। देखना कुछ नहीं होता है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी का हमें जो इक्वेशन मिलता है, मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालता हूँ, ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिलती है? ये इक्वेशन मान लो दिया हुआ है, ये इक्वेशन को हमको दिखाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही पूरा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड होता है। ये तो मैंने आपको अलग बताया, जो चीज़ बताना था। हालांकि जब मैं पूरे टॉपिक्स बनाऊंगा तो एक चैप्टर में बनाऊंगा, ये भी अच्छा टॉपिक है, उसको दिखाऊंगा, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है, इसलिए देखते हैं। यहाँ से जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू जब हम निकालते हैं, एक्स की वैल्यू क्या मिलती है हमें? इसको सॉल्व करेंगे हम उससे सीधा चार से, तब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये मिलती है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 4ac मतलब 4 अपॉन 2a 1 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिलती है -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, और यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस 3i अपॉन 2। i की वैल्यू √-1 √3i अपॉन 2, ठीक है, √3i अपॉन 2। यहाँ i की वैल्यू क्या है? √-1। तो ये हमें x की वैल्यू मिलती है। ऐसे ही यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम देखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या है हमारा? क्यूब रूट ऑफ ओमेगा क्यूब। जब यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यही से जो हमारी वैल्यू आती है इसकी, वो आती है, मैं ये इक्वेशन लेता हूँ तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें जो मिलती है वो मिलती है -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। इसी इक्वेशन से रिलेट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात मैं करता हूँ तब, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर की बात करता हूँ या ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ, ओमेगा की वैल्यू यहाँ मतलब ओमेगा स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा आती है, तो यहाँ से मैं -1 प्लस ओमेगा माइनस टोटल ओमेगा हो गया, तो माइनस में 1 प्लस ओमेगा 1, ओमेगा की वैल्यू में क्या मिलती है? -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस, ये हमें 2 - 1, ये माइनस, ये भी हमें 1 मिला, प्लस माइनस √3i अपॉन 2 ये मिला, और फिर इसका माइनस से क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। मतलब ध्यान दो, हम क्या करते हैं जब इसका माइनस से मल्टीप्लीकेशन अंदर करते हैं तो ये हो जाता है -1 माइनस प्लस √3i अपॉन 2। बात समझ में आई? ये हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, बात समझ में आई? तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जनरली इसे हम फॉर्म कर देते हैं, जैसे हम यहाँ से लिख देते हैं। एक बार इसको अगर मैं इसको प्लस लेता हूँ तो इसको माइनस लूंगा, बात समझना। अगर इसको प्लस लेता हूँ तो इसको माइनस लूंगा, इसको माइनस लेता हूँ तो इसको प्लस लूंगा, बात समझ में आई? तो यहाँ से जनरली, और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू मिलती है वो 1 मिलती है। मतलब यही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू हमें 1 मिलता है। ये आपको करके देखो, क्लियर ना बात? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है? हमें 1 मिलती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू मिलती है। तो यही होता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बात समझ ली? तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू मिल जाए। जनरली ये होता है जो हमारा इसी से डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं,
एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ और रिप्रेजेंटेशन में पिक्चर अपलोड मांगूंगा, वो पिक्चर देख लेना आप। क्लियर? ठीक है, दिखाता हूँ। या इसी पे रोटेशन की बात करता हूँ, एक रोटेशन देख लेना और आप चले देखना रोटेशन में क्या होता है। मैंने कहा कि ये हमें दिया गया हुआ है और ये थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ले लिया कोई एंगल, मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। सी को मैंने Z1 दिया, इसको Z0 दिया, इसको Z2 दिया, या इसको Z2 दे दिया, इसको Z1 दे दिया। बात समझ में? Z0 Z1 Z2 क्लियर हो गई बात। तो इसका रोटेशन की बात करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है हमारा Z इक्वल टू R इंटू ई टू पावर आई थीटा, ये मिलता है हमें। यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमें क्या होता है Z इक्वल टू R इंटू ई टू पावर आई थीटा, यही मिलता है हमें। तो इसको रिप्रेजेंट करके रोटेशन को कैसे किया जाता है ध्यान देना। Z2 माइनस, पहले हम इसको लिखते हैं इस Z की वैल्यू में, इसका ये वैल्यू लिखते हैं, फिर R की वैल्यू हमें ये मिलती है, ये डिस्टेंस मिलती है यहाँ से, और फिर ई टू पावर आई थीटा लिखते हैं। आई थी R क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, और भाई R की वैल्यू क्या है हमारे, उसी की इक्वल है। थीटा क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है, तो वो इसको रिप्रेजेंट करने का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मेगा क्यूब की वैल्यू इधर, मेगा क्यूब यही हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, मेगा क्यूब की वैल्यू कभी कभी वैल्यू ऐसे पूछ लेता है, मेगा क्यूब की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में ऐसे ही पूछता है, इसी पे रिलेटेड पूछता है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं। दिखाता हूँ, देखो Z इक्वल टू R इंटू ई टू पावर आई थीटा। तो यहाँ से मैं जो इसको रोटेशन लिखता हूँ C2A एंड B2B, चल पहले C2A आते हैं, जो जिस एंगल, जहाँ से जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम बाद में लेते हैं R की वैल्यू, और जिस एंगल पे बन रहा है, जैसे मतलब C पे एक्सिस इस वाली लाइन पे बन रहा है, मतलब इस थीटा से रिलेट कर रहा है, इसको इससे और इससे रिलेट करेंगे पहले, फिर जिससे क्रिएट हो रहा है फिर बाद में करेंगे। मतलब मैं पहले रोटेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू, कभी कभी इस पे पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूँ, जो ये है तो एडवांस को टॉपिक लेकिन पूछ लेता है कभी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है, इनटू ई टू पावर आई। ये है रोटेशन, और सब रोटेशन पिक्चर डाल दिया। तो ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का यही फॉर्म था, जो छोटा से छोटे में मैंने आपको दिखाया, एकदम शॉर्ट लेक्चर दिया इसके बारे में। और जो और भी पिक्चर जैसे एडवांस के भी जो टॉपिक है, कभी कभी इसमें पूछता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन Z1 Z2 से जा रहा है, सर्कल का और लोकस इलिप्स हाइपरबोला का होगा, सब मैं पिक्चर डाल रहा हूँ। ठीक है, उसको धीरे में देखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो पूछता नहीं है, लेकिन आपको डाल दे रहा हूँ, कभी कभी लग जाती है। तो थोड़ा प्रॉब्लम 2-3 देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर खत्म है। ठीक है, आगे चलते। जो हमारा मेन था वो मैंने बता दिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जितना आपको जानना था। ठीक है, तो ये शॉर्ट लेक्चर था जेईई मेंस के लिए। एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं से घुमा के पूछ लेगा, यही एम्पलीट्यूड, यही इसके जो है प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ लेना, जो डाला है मैंने पिक्चर, बस हो गया। और ज़्यादातर इससे कभी कभी पूछ ले, कभी कभी एडवांस का टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने प्रॉब्लम्स ली हैं, चारों जेईई मेंस के प्रॉब्लम है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है ZN आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z इक्वल टू मॉड W एंड आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट W इज इक्वल टू पाई, देन Z इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दें। कह रहा है ZN आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, Z और W हमारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हो गई बात इतनी। फिर कह रहा है सच दैट मॉड Z इक्वल टू मॉड W, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। बात समझना यार, आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट W, मैंने कहा Z का आर्गुमेंट मैंने थीटा लिया और W का ले लिया फाई, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या दे दिया इसने, थीटा प्लस फाई। इसका मैंने क्या ले लिया, आर्गुमेंट ऑफ W, ये मैंने फाई ले लिया, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, पाई। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालू तो मुझे मिल गई पाई माइनस फाइव, एक इक्वेशन ये। बात समझ में। अब मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू अगर लिखना चाहूँ तो z इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r इंटू ई टू पावर आई थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r इंटू ई टू पावर आई थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखूँ पाई माइनस फाइव। अगर मैं इनको हटाऊँ तो ये मैं लिख सकता हूँ r इंटू ई टू पावर आई पाई इंटू
e टू पावर -i5 लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं e टू पावर i पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। ध्यान दें e टू पावर i पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। ये ध्यान रख के रहना। ये यूलर्स होता है, यूलर्स इक्वेशन होता है e टू पावर i + 1 = 0। तो आप पहले बाद में पढ़ोगे, लेकिन इतना ध्यान रखना e टू पावर i पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ से e टू पावर i पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ये आ जाएगा -r * e टू पावर -i5। क्योंकि हमें z पूछा है तो z की वैल्यू r * e टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा लिखा, फिर मैंने उसी से काम करते हुए चला गया। -r * e टू पावर -i5। देखो अगर मैं यहाँ से w की वैल्यू लिखूं तो w की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे मिल जाएगी r * e टू पावर i5, ठीक है। और मैं -w की वैल्यू लिखूं तो मुझे मिल जाएगी -r * e टू पावर i5। और मैं बात करूं अगर इसी का कॉन्जुगेट निकालो तो यहीं पे हमारा चेंज होगा, कॉन्जुगेट जो होगा यहीं चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं माइनस कॉन्जुगेट ऑफ w बात करूं तो ये हो जाएगा -r * e टू पावर -i। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब z किसके इक्वल आ रहा है? माइनस ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है a मान के चलो w, b -w, c -w, उसके ऊपर क्या कॉन्जुगेट, और d दिया है w कॉन्जुगेट। तो -w माइनस और ये w का कॉन्जुगेट, तो इसकी z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? हमारा ऑप्शन क्या होगा? c। बात समझ में? ये इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो उसी पे था कि नहीं, कुछ नहीं पूछा, जितना मैंने बताया उसी से पूछा हुआ। चलते हैं उस पे, क्या बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ z - 4 लेस देन z - 2 इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। इसको सॉल्यूशन दिया जाएगा कैसे? बस कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग ही लगाना है, कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई मेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है mod ऑफ z - 4 इज लेस देन z - 2, ठीक है। z को हम मान लेते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i। इसी को ऐसे लेके चलना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। x + i लिया तो हम इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको इस पे वैल्यू पुट करूँ तो x + i और -4 पे हमारा रियल है, मतलब रियल फॉर्म में आ जाएगा। तो रियल फॉर्म में आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 4 मॉड में प्लस i लेस देन, यहाँ x + i लिया तो x - 2 भी हमारा रियल है, प्लस i। अब मैं मॉड को मैं खोलूं तो मॉड को मैं √x² + y² होता है, दोनों तरफ है तो रूट हट जाएगा, तो मैं दोनों को स्क्वायर कर दूंगा। तो दोनों का स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर करूं x - 4 का होल स्क्वायर प्लस i² y², मतलब i² की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो -y² लेस देन, यहीं से x - 2 का होल स्क्वायर, फिर -i² प्लस i² y², तो i² की वैल्यू -y²। ये तो यहीं से कैंसिल। दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ इसको खोलता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 16, हाँ 16 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? वो हो जाएगा तुम्हारा 8x लेस देन, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x। यही होगा क्या? यही होगा। अब मैं इसको यहां से x² भी x² चला, बात समझ में आ गई? वही पूछ रहे हैं, ये ऑप्शन दे दिया है रियल z, ये रियल z ग्रेटर देन 0 होगा, रियल z लेस देन 0 होगा, रियल z ग्रेटर देन 3 होगा, रियल z ग्रेटर देन 2, ठीक है। वही हमें देखना है, इस ऑप्शन को देख के चलना है, ठीक है। x², रियल z क्या है हमारा? रियल ऑफ z क्या है? x। इसी x की वैल्यू हमें बताना है, क्या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, लेस देन 0, यही रियल ऑफ x क्या है। क्वेश्चन को पहले 1-2 बार पढ़ो, वही उसी में आंसर शिट होता है, ठीक है। अब इसी इक्वलिटी को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं 4 को इधर लाता हूँ, 8 को उधर लेता हूँ। 8 को मैं उधर ले गया तो बचेगा हमारे पास 4x क्या 4x या ऐसे 4x ग्रेटर देन 16, 4 को इधर लाया तो 12 यहां से मैं सॉल्व किया, x ग्रेटर देन, मतलब रियल ऑफ z हमें ग्रेटर देन, आंसर हमारा क्या हो गया? रियल ऑफ z ग्रेटर देन। बात क्लियर हो गई? रियल ऑफ z ग्रेटर देन, आंसर क्लियर। 2 क्वेश्चन सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे वाले को।
सॉल्यूशन की बात करते हैं। कह रहा है z+4 जो है ये जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये लेस देन और इक्वल 3 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। z+4 लेस देन और इक्वल 3 दिया हुआ है, जहां z की वैल्यू मैंने ले लिया x प्लस आई वैल्यू। बात समझ में आई? इसके बाद मैं z प्लस आई इसी को मैं इसमें चेंज करता हूं, तब यहाँ पे हो जाए x प्लस आई वाई प्लस 4 लेस देन और इक्वल 3। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं हम x प्लस 4, ये भी एक हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट हो गया, 4 भी हमारा रियल नंबर है, और प्लस आई वाई इमेजिनरी पार्ट को लेकर हमने लेस देन और इक्वल 3 कर दिया। क्लियर? अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं यहाँ से, तो यहाँ से मैं अगर इसको ओपन करूं, इसके मॉड्यूलस को ओपन करूं, तो ये मॉड्यूलस हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये मिलता है हमें एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 8x प्लस ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और वाई स्क्वायर की तो -y², इसका रूट पे वैल्यू हो जाएगी, तो दोनों का अगर स्क्वायर कर देना तो 3 9 हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां से मैं अगर इसकी x² - y² की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो मिलती है मुझे 16 - 9 जब ये -16 इसको मैं इधर लिया -y² को उस साइड किया, तब ये हमारा हो जाए x² - y² की वैल्यू हमें मिलेगी -16 + 9 की वैल्यू जो हो जाएगी वो मिलेगी मुझे -7, और जब 8x की वैल्यू जो जब मैं उस साइड ले गया तो -8x हो गया। हमें ये वैल्यू मिलती है x² - y² की वैल्यू। जब मैं इसी को यहाँ पे पुट करता हूँ, मुझे z+1 की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू मैंने x प्लस आई वाई ली हुई है, तो ये हमें मिलेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस i² की वैल्यू माइनस हो गई इसलिए माइनस ले लिया, -y²। ठीक है, इज इक्वल टू कह रहा है क्या होगी, मैंने कहा p है तो p² हो जाएगी, ये रूट में वैल्यू आएगी, रूट की वैल्यू जब खुलेगी तो p² मैंने ले लिया। ठीक है, रूट को दोनों का मैं स्क्वायर कर देता हूं, p²। जब मैं इसको ओपन करता हूं, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मुझे x² - y² प्लस 1 और माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, p²। ध्यान देना, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, क्योंकि z+1 को मैंने क्या लिया हुआ है, p लिया हुआ है। क्लियर? बात समझना पहले। ठीक, चलते हैं। हमें x² - y² की वैल्यू मालूम है कि वो जो वैल्यू है वो -7 - 8x की है, तो इक्वल मैक्सिमम कब होगी, जब इक्वल होगी, तो इक्वल होगी तो मैक्सिमम वही वैल्यू बोलो। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू देन, तो मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी इक्वल होगी, तो इक्वल -7 - 8x, -7 - 8x इसकी वैल्यू लिखता हूँ, +1 + 2x इज इक्वल टू p²। बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आने के बाद मैंने इसको यहां से क्लियर किया, तो -6 -8 + 2 क्या हो गया, 6, और -8 ये भी हो गया हमारा -6x इज इक्वल टू p²। बात इतनी क्लियर हो गई क्या? ठीक है, यहां से मैं 6 को कॉमन लिया मैं अगर, तो ये बच गया हमारे पास, ये -6 कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास 1 - x इज इक्वल टू p²। बात इतनी क्लियर हुई क्या? नहीं तो अगर नहीं लिखना है इसको तो हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से इसको ये पार्ट हटा ही सकते हो। मैं अगर p की वैल्यू लिखना चाहूं, p की वैल्यू हमारी z+1 के इक्वल है, तो ये रूट -6 - 6x है। अब यहां से देखो, बात समझना, z+1 की वैल्यू ये p² पे डिपेंड है, इसको मैं तो ऐसे आपको दिखाने के लिए है। अब z+1 की वैल्यू हमें चाहिए कोई मॉड्यूलस सेक्शन से, मतलब इस पूरे पार्ट की चाहिए। इसको मैं आर्गन डायग्राम से बना सकता है, ये सर्कल एक फॉर्म करता है, वहां -10 इसके कोऑर्डिनेट होते, एक -7 कोऑर्डिनेट होता, -7 प्लस वहां से +1 करता तो -6 आता, तो 6 डिस्टेंस हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं उसको मॉड्यूलस फॉर्म में लेता तो मेरी डिस्टेंस 6 आती। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं यहाँ पे, तो अगर x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 तक जा सकती है, मतलब p डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, वो x के फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है, रियल पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म को अगर मैं इसको मैं हटाऊं तो हमारी जो वैल्यू आती है p की वो हमें 6 मिल जाएगी, मॉड p की वैल्यू है। अगर मैं इस मॉड z1 की वैल्यू अगर मॉड p की वैल्यू मिलूं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी, डिस्टेंस जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। आंसर हमारा क्या होगा, 6। इतनी बात क्लियर हो गई। चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है। कह रहा है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है इफ i + 1 अपॉन i - 1 टू पावर x इज इक्वल टू 1। पहले सबसे पहले क्या करो कि इसका जो कॉन्जुगेट है
सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम नॉमिनेटर में क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे 1 + i 1 - i 2 + i 2 - i, ऐसे कोई भी फॉर्म दिया हुआ है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा फॉर्म दिया हुआ है तो हम उसके डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उस कॉन्जुगेट को, उसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 + i 1 - i दिया है, मैं इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहूं, मैं अगर इसके 1 - i है, इसका कॉन्जुगेट 1 + i हो गया, इसका अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 + i², इसको मैं 1 - i 1 + i करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + i और 1 - i की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, ये मिल जाएगी मुझे 1 और i² की वैल्यू -1, तो 1 + 1 ये हमें 2 मिलेगी, अपॉन 2 हो गया। इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x इसकी है। अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो ये 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का i² -1 1 - 1 कैंसिल, 2i, तो ये बचेगा 2i/2 टू पावर x इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो i टू पावर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। अगर मैं इसी 1 को i के फॉर्म में लिखना चाहूं तो i टू पावर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, i टू पावर 4। और मैं अगर x की किसी भी, इसने बोला क्या है, ऑप्शन क्या बोला है, x इक्वल टू 4 n, x इक्वल टू 2 n, x इक्वल टू 4n + 1, x इक्वल टू 2n + 1, तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहा हूं तभी तो हमें x की वैल्यू 4 मिल रही है ना, मतलब कौन सा फॉर्म में है, x इक्वल टू 4n के फॉर्म में। ऑप्शन क्या क्लियर हुआ हमारा, x इक्वल टू 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब बचा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसको भी अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक, बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।